गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम चालू करेंगे लीगल स्टडीज वाला टॉपिक, लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट। और जो उसमें पहला मैंने उठाया है चैप्टर, जो पहला टॉपिक मैंने उठाया है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपके में कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नाम से है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के नाम से है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट के सारे प्रोविजन आए किससे हैं बोलो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करना चालू करते हैं, उसके डेफिनेशन क्लॉज से देखना चालू करते हैं। ये है ए और ये है बी, दोनों एक डील करते हैं। क्या डील करते हैं? ए कहता है बी से कि विल यू सेल मी, विल यू सेल मी योर रेड फरारी, योर रेड फरारी फॉर एक्स रुपीज। कोई भी अमाउंट अपने दिमाग में मान लो, एक्स रुपीज, ठीक है। ए क्या कहता है? एक्स रुपीज का ऑफर देता है, पैसे का ऑफर देता है। किस चीज के बदले? रेड फरारी के बदले। बी उससे एग्री करता है और कहता है कि यस, आई एम विलिंग टू गिव यू माई रेड फरारी फॉर एक्स रुपीज। अब ए ने जो कहा, ए ने पहले अपनी तरफ से मूव किया ना। ए ने कहा उससे कि मुझे तुम्हारी फरारी चाहिए रेड कलर वाली, इतने रुपए में, एक्स रुपए में। तो एक्स ने क्या दिया? एक्स ने प्रपोजल दिया। प्रपोजल को ही क्या कहते हैं? ऑफर भी कहते हैं, ठीक है। प्रपोजल को ही क्या कहते हैं? ऑफर भी कहते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ाई करना चाह रहे हैं आप, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है? ऑफर आता है या प्रपोजल आता है, दोनों बातें एक ही, ठीक है। सबसे पहले यही आता है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी डेफिनेशन कुछ यूं लिखी गई है, व्हेन वन पर्सन signifies to another person his willingness to do, याद रखिएगा, his willingness to do or abstain from doing something, ठीक है। दिस इज नोन एज अ प्रपोजल या अ ऑफर, ठीक है, ठीक है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, यानी कि उसकी इच्छा कुछ काम करने की, है ना, विलिंगनेस टू डू, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या ना करने की। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। हिज विलिंगनेस टू डू, ठीक है। क्या कर रहा था ये पिछले वाले एग्जांपल में? ये अपनी विलिंगनेस टू डू बता रहा है कि मैं करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? तो मैं एक्स रुपए देना चाहता हूं। क्यों देना चाहता हूं? रेड फरारी के लिए, ठीक है। अब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए ने बी से लोन लिया था किसी वाई रुपीज का, रुपीज वाई का लोन लिया था ए ने। अब उसको वापस करना था मान लीजिए 2 मंथ्स में, ठीक है। अब ए को लग रहा है कि बी ने लिया था, मान लीजिए लोन ए से, बी ने लिया था लोन ए से वाई रुपीज का, ठीक है, वाई रुपए लिए थे और 2 मंथ में वापस करने थे। अब हो ये रहा है कि कुछ ही टाइम में 2 महीने पूरे हो जाएंगे और इसे पैसे वापस करने पड़ेंगे। लेकिन अभी बी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो पैसे वापस कर पाए, ठीक है। तो कायदे से ए उसके ऊपर केस कर सकता है पैसे के लिए। ए कहता है कि सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा, आई विल नॉट प्रेस चार्जेस, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी शर्त यह है कि उसके बदले जो मैंने वाई रुपीस तुम्हें जो वापस देने थे, तुम अब थोड़ा बढ़ा के देना, वाई प्लस एक्स, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना, ठीक है। तो एक तरीके से ए यहां पर क्या दिखा रहा है? हिज विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है, नहीं कर रहा है कुछ, और वो ना करने के बदले बी उसे एक्स्ट्रा कुछ दे रहा है, पैसे दे रहा है, ठीक है। तो चाहे कुछ करने की इच्छा हो, हिज विलिंगनेस टू डू,
और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या ना करने की इच्छा हो, और उसको आप सिग्निफाई करते हैं सामने वाले को, आप सामने वाले को बताते हैं कि आपकी कुछ करने की इच्छा है, विलिंगनेस टू डू है, या एब्सटेन फ्रॉम डूइंग है, या नहीं करने की इच्छा है, उसी को क्या कहते हैं? प्रपोजल कहते हैं, या ऑफर कहते हैं। ठीक है, अब इस वाले एग्जाम्पल में ये जो है जिसने ऑफर दिया वो हो जाता है ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया वो हो जाता है ऑफरी। ठीक है, जिसको ऑफर दिया वो हो जाता है, जिसने ऑफर दिया वो हो जाता है ऑफरर, और जिसको ऑफर दिया वो हो जाता है ऑफरी। ठीक है, अब प्रपोजल के बाद देखते हैं क्या आएगा। मान लीजिए अग्री अग्री कर गए। ठीक है, मान लेते हैं अग्री कर गए, ए और बी अग्री कर गए। जो फरारी वाला एग्जांपल था उसको याद करिए, ए और बी अग्री कर गए। ठीक है, बी अग्री कर गया कि हाँ मैं तुम्हें रेड कलर वाली फरारी दूंगा। ठीक है, अब ये दोनों जो आपस में अग्री किए हैं, इसमें देखो दो प्रॉमिस हैं, एक प्रॉमिस ए का है, क्या पैसे देने का, एक प्रॉमिस बी का है। ठीक है, अभी देखो, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाए, ये बात याद रखना, अब प्रपोजल वन एक्सेप्टेड, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बिकम्स अ प्रॉमिस, ये बात मत भूलना। ठीक है, प्रपोजल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, अ पर्सन इज सेड टू बी, द पर्सन इज सेड टू गिव अ ऑफर। ठीक है, अब ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, अब देखो इसमें दो प्रॉमिस हैं, एक प्रॉमिस ए का बी को है X रुपीज देने का, एक प्रॉमिस बी का ए को है गाड़ी देने का। ठीक है, एवरी प्रॉमिस, ध्यान से सुनो, एवरी प्रॉमिस एंड every set of promises forming consideration for each other is called an agreement। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? प्रपोजल आया ए की तरफ से, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। अब जब ये प्रॉमिस बन गया तो इधर देखो ये दो प्रॉमिसेस हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कंसिडरेशन क्या होती है पहले। ठीक है, कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन अगर बेसिकली बताऊं तो कंसिडरेशन वो चीज होती है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ये मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट कर क्यों रहे हैं। जैसे ए के लिए कंसिडरेशन क्या थी? ए के लिए कंसिडरेशन थी रेड कलर की फरारी, है ना? इस वाले एग्जांपल में जहां फरारी की लेन देन हो रही है, ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? कार। बी के लिए क्या है? जो ए पैसे देगा। ठीक है, तो कंसिडरेशन की जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मेन, अगर आपको समझना है सिंपल भाषा में, तो कंसिडरेशन का मतलब होता है मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को बनाया क्यों जा रहा है। और अगर आपको लीगल डेफिनेशन जाननी है तो ये है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी गई हुई है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर person agrees to do or abstain from doing something, such act or omission is called
कंसिडरेशन। देखिए अभी वो डेफिनेशन देखिएगा, पहले इधर सुनिए। ए और बी हैं, ए ने प्रपोजल दिया, ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। अब पहले ए ऑफरर था और बी ऑफरी था। प्रॉमिस बनने के बाद ए प्रॉमिसर है, एक्सेप्ट हो गया ना। ए क्या है, अब प्रॉमिसर है, बी क्या है, प्रॉमिसी है। जिसने प्रॉमिस किया, जिसने सबसे पहले ऑफर दिया था, और जिसने एक्सेप्ट किया था ऑफर, ऑफरी, वो प्रॉमिसी हो गया अब। ठीक है, अब देखिए कंसिडरेशन की डेफिनेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर कौन है, ए। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रॉमिसी बी है या कोई और, बी के अलावा भी कोई और, अग्रीज टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने को अग्री करते हैं या करने से मना करते हैं, उस एक्ट को, उस चीज को करने को या उस चीज को ना करने को ही क्या कहते हैं, कंसिडरेशन। जैसे इस एग्जांपल में ए ने क्या अग्री किया, मतलब ए के डिजायर पे, जब ए चाहेगा, जब ए चाहेगा, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी, प्रॉमिसी कार पहुंचाएगा, है ना। एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, कुछ करने का एग्रीमेंट हुआ है, एन अग्रीमेंट, पर्सन अग्रीज टू डू। ठीक है, यहां पर एब्सटेन करने का एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि कुछ ना करने का। कुछ ना करने वाला एग्जांपल वो लोन वाला एग्जांपल है। ठीक है, अब यहां पे कुछ करने का एग्जांपल हुआ है, तो ए के डिजायर पे, प्रॉमिसर के डिजायर पे बी, प्रॉमिसी, अग्रीज टू डू, करने को अग्री कर जाता है। ठीक है, उसी चीज को जो जो करने के लिए अग्री किया है, यानी कि कार देने के लिए अग्री किया है, उसी चीज को कंसिडरेशन कहते हैं। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, याद रखिएगा, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन अग्रीज टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग इज कॉल्ड एन अग्रीमेंट, इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉमिस। ठीक है, अब कंसिडर, आप समझ गए अभी तक क्या क्या समझ गए आप। सबसे पहले प्रपोजल आया, सेकंड स्टेप पे वो प्रपोजल एक्सेप्ट होके प्रॉमिस बन गया, थर्ड स्टेप पे उस प्रॉमिस का कोई कंसिडरेशन रहा होगा, है ना। अब आइए फाइनली अग्रीमेंट पे। अब देखने चलना है कि अग्रीमेंट क्या होता है फिर। देखिए, every promise and every set of promises forming consideration for each other is called an agreement। देखिए, ये सेट ऑफ प्रॉमिस है, इसमें दो प्रॉमिस है, एक प्रॉमिस ए ने बी को किया है, एक बी ने ए को किया है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है। इस वाले के लिए, ए वाले प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन बी का प्रॉमिस है, और बी के प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन ए का प्रॉमिस है। इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी को, इस पूरे को क्या कहते हैं, agreement। Every promise and every set of promises forming consideration for each other, ये शब्द मत भूलिएगा, ये टर्म forming consideration for each other is called an agreement। ठीक है, अब यहां पर हम अग्रीमेंट स्टेज पे आ चुके हैं। अब अग्रीमेंट के बाद ही आता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन दी गई है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो बड़ी ही सिंपल, सधी हुई और बड़ी सुंदर डेफिनेशन दी गई है। और क्या दी गई है, एवरी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। हर वो अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, एवरी अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, अग्रीमेंट की डेफिनेशन आपको मालूम ही है, अभी आपने देखी है। अग्रीमेंट में बस एक चीज जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए, एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। अगर जो अग्रीमेंट हुआ है वो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल है तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तुरंत समझ जाइएगा। देखिए, मान लीजिए ए और बी है, फिर से
इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए कहता है कि मैं तुम्हें एक्स रुपीस दूंगा, तुम मुझे उसके बदले कोकेन दे दो 2 किलो। ठीक है, तुम मुझे उसके बदले कोकेन दे दो 2 किलो। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है ना। लॉ इसको एनफोर्स नहीं कर सकता, ये इलीगल है। ठीक है, इलीगल अग्रीमेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो कंसिडरेशन है इसका, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कोकेन है, और कोकेन इलीगल है। और अगर इलीगल है तो ये एनफोर्सिएबल नहीं है लॉ के द्वारा। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते। अच्छा, एनफोर्सिबिलिटी का सिंपल मतलब ये है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि साहब इसने हमको पैसे कम दिए जितने बोले थे, या साहब इसने जो हमें कार बेची है ये खराब है पहले से, अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये लोग कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट जाकर डिसीजन ले सकते हैं और एनफोर्स करा सकते हैं जो भी कोर्ट का फैसला आए। अगर कोर्ट का फैसला आया कि हाँ इसने पैसे कम दिए हैं तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर कोर्ट का फैसला आया कि हाँ इसने गाड़ी खराब दी है तो गाड़ी सही देनी पड़ेगी, या पैसे पूरे वापस करने पड़ेंगे, या जो भी है इस हिसाब किताब। ठीक है, जो भी कोर्ट कहेगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट, पार्टीज कैन अप्रोच द कोर्ट्स एंड गेट देयर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स्ड। ठीक है, अब ये चीज मिसिंग होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, अग्रीमेंट तो है, इलीगल अग्रीमेंट है, क्योंकि उसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं है लॉ की। इस वाले एग्जांपल में तुम कोर्ट में जाके क्या कहोगे कि सर इसने मुझे कोकेन नहीं दी, मैंने तो इसे पैसे दे दिए। जज साहब तुम्हें जूता मार के भगाएंगे। क्यों मार के भगाएंगे? क्योंकि वो इलीगल है। ठीक है, तो एवरी अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। ये आप समझ गए? आई होप समझ गए। ठीक है, उसके बाद एक चीज होती है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और एक चीज होती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये गलत होगा कहना, वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। अभी मैं बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। वॉइड वॉइड का पूरा मतलब होता है वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, वॉइड मतलब होता है जीरो, खत्म, गायब। ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब शुरुआत से चीज जीरो थी। ठीक है, जीरो फ्रॉम स्टार्ट, वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, अब देखिए वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं। जब भी कोई अग्रीमेंट जब भी कोई अग्रीमेंट दैट आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कोई ऐसा अग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है, तो वो वॉइड है, वो वॉइड अग्रीमेंट है। ठीक है, जैसे इसी वाले एग्जांपल में ए और बी के उसमें, जब ये कोकेन ले रहे थे एक दूसरे से, ठीक है, ड्रग्स ले रहे थे एक दूसरे से, इलीगल काम कर रहे थे एक दूसरे से, तो उस वाले केस में क्या हो रहा था कि एनफोर्सिएबिलिटी थी नहीं, और शुरुआत से नहीं थी क्योंकि चीज ही इलीगल थी, कभी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। ठीक है, अब कभी नहीं था तो आप क्या कहेंगे, ये वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है। और जब कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं शुरुआत से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, वो अग्रीमेंट ही रह गया, क्योंकि अग्रीमेंट के बाद ही तो कॉन्ट्रैक्ट आता है। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक अग्रीमेंट ही होता है। जैसे अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं, तो छोटा वेन डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट का होगा और बड़ा वेन डायग्राम अग्रीमेंट का होगा। ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, बट सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वही कॉन्ट्रैक्ट, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। फिर से सुनिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। all agreements are not contracts. Then which agreements are contracts? The agreements which are enforceable by law are contracts. तो this is, since it is void ab initio, स्टार्टिंग से जब इन दोनों की बात होना चालू हुई तभी से कोई चीज ये इलीगल काम ही कर रहे थे,
तो कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। ये तो अग्रीमेंट स्टेज पे ही गेम खत्म हो गया, क्योंकि अग्रीमेंट इन्होंने किया और अब वो अग्रीमेंट एनफोर्सिबल नहीं है लॉ के द्वारा, तो इनका कहीं यहां आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा छोटे सर्कल में। ठीक है, तो वॉइड हो गया ये, वॉइड अब इनिशियो हो गया ये। ठीक है, अब देखिए वॉइडेबल, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल at the option of one party but not at the option of another party, such contracts are called voidable। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी एनफोर्स कर सकती है बट दूसरी पार्टी एनफोर्स नहीं कर सकती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ही कहते हैं। ये वॉइडेबल अग्रीमेंट नहीं है, वॉइड अग्रीमेंट होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे तो उसे खत्म कर सकते हैं, और कौन चाहेगा, कोई एक पार्टी चाहेगी। देखिए अभी एग्जांपल देता हूं, सब समझ जाएंगे। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ए और बी के बीच में वही फरारी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, वही फरारी वाला कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में। अब बी ने ए ने एक चीज पूछी थी उस फरारी के रिलेशन में, जब वो बी की फरारी देखने गया था, कि भाई इसमें कौन सा इंजन है। तो बी ने गलत इंजन बताया था। ठीक है, जानबूझ के नहीं, बी को खुद नहीं मालूम था, मान लो बी ने गलत इंजन बता दिया था। अब ए ने उस इंजन का नाम सुना कि अरे वाह इसमें वी 12 इंजन है, तब तो मैं जरूर लूंगा, और ए ने खरीद लिया। पता चलता है उसमें V12 नहीं V8 इंजन था बाद में। अब ए को ये चीज बाद में पता चली कि मुझसे बी ने गलत बात बताई थी। अब ए अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश कर सकता है, और चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जाने दे सकता है, जैसा है रह सकता है कि चलो कोई बात नहीं V8 इंजन भी बढ़िया होता है। अब देखिए ये ऑप्शन लेकिन केवल ए के पास है, क्यों? क्योंकि बी ने उसे गलत रिप्रेजेंटेशन दिया, उसे मिस रिप्रेजेंटेशन दिया, उसे गलत बात बताई, पर जानबूझ के किसी चीज, किसी सेंट्रल चीज के लिए नहीं, कि मतलब कोई जिससे गाड़ी की कीमत ही खत्म हो जाए इसलिए नहीं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा झूठ नहीं बोला कि हम फ्रॉड कह दें उसे। फ्रॉड भी तो आपको, अभी हम पढ़ेंगे फ्रॉड क्या होता है, लेकिन फ्रॉड भी तो थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा ना कि यार ये तो फ्रॉड है, ये तो झूठ बोल रहा है, बट इसको मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अभी बताएंगे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है आगे। अभी बस इतना समझिए कि बी ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, ये बात तो सही है, ए को किया, ये बात भी सही है। तो ए के पास अब ऑप्शन है, चाहे तो उस गाड़ी को ले, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, पैसा वापस ले ले। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है बट इसको एनफोर्स एक ही पार्टी करा सकती है अगर चाहे तो दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दोज वर वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से और लिख भी लीजिए। अच्छा, अब एक चीज हो सकती है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक चीज हो सकती है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है थ्रू एक्शंस होता है। ठीक है, कुछ बोलना नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, उस दुकान पे आप बहुत पहले से जा रहे हैं। ठीक है, उस दुकान पे आप बहुत पहले से जा रहे हैं, उस दुकानदार को आपकी चॉइस मालूम है, आप क्या लेने आए होंगे। आप गए दुकान पे, उसने आपको देखा, आपने उसे देखा, आपने कहा कि हम्म, बस इतना इशारा किया, और वो कोई सामान ले आया, आपने वो सामान ले लिया। तो यहां पर बोलना नहीं पड़ा,
टर्म एंड कंडीशन नहीं बतानी पड़ी, अंडरस्टूड था। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, जो जूते शू पॉलिश वाला होता है वो आया आपके पास, आप बैठे हुए हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, शू पॉलिश वाला आपका जूता अपने आप उठाता है, मतलब आपका पैर, और पॉलिश मारने लगता है। आप उसको जाने को नहीं कहते, अपना पैर पीछे नहीं करते, आप उससे पॉलिश करवा लेते हैं। अब आपने बोला नहीं, ना उसने आपसे बोला कुछ भी, कोई टर्म रिटन नहीं है, लेकिन एक्शंस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, उसने ऑफर दिया आपको, आपने एक्सेप्ट कर लिया बिना कुछ बोले। एक्सेप्ट, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ये दो चीजें तो सबसे जरूरी हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले तो ऑफर आना चाहिए। अब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकते हैं, ये भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है, और ये भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है। ठीक है, और इधर भी यही है। तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकता है अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस और इंप्लाइड है। और इंप्लाइड का क्या मतलब होता है? अच्छा नहीं, मैंने उल्टा बता दिया यार इतनी देर से, सॉरी 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 सॉरी। देखिए यही कंफ्यूजन होती है, एक्सप्रेस में थ्रू वर्ड्स होता है, थ्रू एक्शंस नहीं होता है, हमने लिख दिया। ठीक है, थ्रू वर्ड्स। ठीक है, मैंने जाके बोला कि क्या तुम मुझे टाटा नमक एक पैकेट दोगे, उसने कहा कि मैं आपको दूंगा इतने रुपए में, ये हुआ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है थ्रू एक्शंस, जिसको एक्सप्लेन ना करना पड़े। ठीक है, समझ में आ रहा है, थ्रू एक्शंस। ठीक है, कौन सा वाला होता है? इम्प्लाइड वाला। ठीक है, अब ऑफर है और एक्सेप्टेंस है, ऑफर और एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है। जैसे इस शू पॉलिश वाले एग्जांपल में उसने आपको ऑफर बोल के नहीं दिया, वो आया सीधे आपका जूता पॉलिश करने लग गया, और आपने एक्सेप्टेंस भी बोल के नहीं दिया, इम्प्लाइड दिया। ठीक है, एक्सप्रेस तब होता है, देखो सिंपल, जब एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो, बोल रहे हो कि साहब मैं आपको जूता पॉलिश कर दूं। बट यहां पर इस शू पॉलिश वाले एग्जांपल में इंप्लाइड है, आप उसका ऑफर भी इंप्लाइड है कि मैं जूता पॉलिश करने जा रहा हूं आपका, उसने सीधे उठा के चालू कर दिया। और आपका एक्सेप्टेंस भी इंप्लाइड है, आपने उससे बोला नहीं कुछ, अपना पैर वापस नहीं लिया, आपने उसकी पूरी सर्विस ले ली। ठीक है, जैसे यार मान लो, अ, मान लो एक रेस्टोरेंट है जिसमें लोग, जिसमें जो वेटर्स हैं वो डिश लेके चल रहे हैं, आपको उनसे डिश बस ले लेनी है। ठीक है, जैसे जापानीज कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसने आपको दी नहीं, बोला नहीं सर क्या आप ये डिश ट्राई करेंगे, आपने उससे नहीं बोला कि मुझे ये डिश, आपने बस उठाया खा लिया। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और एक्सप्रेस तब होता है जब आप उससे बोलते, वो आपसे बोलता, ऑफर देता, आप उसको ऑफर, आप उसका एक्सेप्टेंस बोल के देते। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड। ठीक है, एक्सप्रेस मतलब थ्रू वर्ड्स या थ्रू लेटर्स। ठीक है, लिख के भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं वो तो लिख के ही होते हैं। ठीक है, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एक्शन। ठीक है, अब कम्युनिकेशन देखते हैं थोड़ा। देखिए ऑफर जो है उसके साथ कुछ शर्तें हैं, और यही शर्तें एक्सेप्टेंस के साथ भी हैं। पहला, वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ए और बी हैं, बी जो है वो ऑयल का ट्रेडर है, तेल बेचता है 5-6 तरीके के। ए ने उसे ऑफर दिया कि क्या तुम मुझे 5 लीटर ऑयल 150 रुपए पर लीटर पे दोगे। ठीक है, बी ने कहा हाँ मैं दूंगा। क्या ये वैलिड ऑफर हुआ? ये वैलिड ऑफर नहीं हुआ, क्योंकि ये एम्बिगुअस है। क्यों? ये 5 तरीके के ऑयल बेचता है, आप कौन से ऑयल की मांग कर रहे हैं, कौन सा ऑयल चाहिए आपको? समझ गए, यहां पे ऑफर क्लियर नहीं है। दूसरी बात, दूसरी बात, ऑफर जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है।
जनरल ऑफर बोले तो जब हम पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे रहे हो, किसी एक बंदे को नहीं दे रहे हैं। और स्पेसिफिक बोले तो जब हम किसी एक बंदे को ऑफर दे रहे हैं, किसी एक बंदी को ऑफर दे रहे हैं स्पेसिफिकली। अच्छा, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली द पर्सन टू whom इट इज मेड। ठीक है, ऑफर को केवल वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। ठीक है, अब ये आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इसके पीछे एक केस है। ठीक है, और बहुत फेमस और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, केस लॉज के अगर हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप बस इतना देखिए और समझिए। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ठीक है, क्या हुआ इस केस में लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में? देखिए, जो गौरी दत्त हैं, इनके नेफ्यू जो हैं, भांजे इनके, ये मिसिंग हो जाते हैं। नेफ्यू वेंट मिसिंग। ठीक है, परेशान हो जाते हैं ये, इनके नेफ्यू मिसिंग हो जाते हैं। तो अब ये एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि जो भी मेरे नेफ्यू को लाएगा, मैं उसे 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, या कुछ भी अमाउंट जो है वो पैसे उसे दूंगा मैं इनाम। लालमन शुक्ला उनका सर्वेंट होता है, और उसको इस एडवर्टीजमेंट के बारे में नहीं मालूम होता है कि एडवर्टीजमेंट है कि जो भी इनके नेफ्यू को लाएगा उनको 10 लाख रुपए मिलेगा। लालमन शुक्ला ये जाने बिना कि रिवॉर्ड प्रॉमिस्ड है कोई, नेफ्यू को ले आता है। ठीक है, कहीं से ले आता है नेफ्यू को, दे के चला जाता है, ये भी थैंक यू बोल देते हैं। फिर उसको पता चलता है कि अरे यार, यहाँ तो ऑफर था लाखों का। ठीक है, तो ये जाता है मांगने कि मैं लाया था नेफ्यू को, मुझे पैसे नहीं दिए। तो इसने कहा कि तुमने ऑफर एक्सेप्ट ही कहाँ किया था, तुमको तो दिया ही नहीं था वो ऑफर, है ना। अब इनको, इन्होंने जब जनरल था ऑफर और इन्होंने कुछ जिक्र ही नहीं किया उसका, ही नेवर मेंशन्ड द ऑफर इटसेल्फ, हाउ कैन ही एक्सेप्ट इट लेटर ऑन? कोई काम करने के बाद आप बाद में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं मैंने उसको उस ऑफर के अंडर किया था? अब तो आपने कर दिया, और आपने पहले बताया भी नहीं कि आपने उस ऑफर के अंडर किया है। तो जब आपने नहीं बताया तो मतलब आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है उस ऑफर का, आपको मालूम ही नहीं था कि वो कोई ऑफर है। तो इफ यू डोंट नो दैट यू वर मेड एन ऑफर, हाउ कैन यू एक्सेप्ट टू इट? बाद में आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते कंसिडरेशन फुलफिल करने के बाद। ठीक है, एक्सेप्टेंस के साथ भी यही चीजें हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस भी जिसको दिया गया है वही कर सकता है, जन क्लियर होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। और एक्सेप्टेंस के साथ एक और बात यह है कि अगर कोई टाइम नहीं मेंशन्ड है, ठीक है, अगर कोई टाइम नहीं मेंशन्ड है, इफ टाइम इज नॉट मेंशन्ड कि कब तक तुम्हें एक्सेप्ट करना है किसी ऑफर को, इफ टाइम नॉट मेंशन्ड, ठीक है, तो किसी रीजनेबल टाइम के अंदर, विद इन रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट कर लो। और अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड है, जिसने ऑफर दिया है उसने बताया है कि एक्सेप्टेंस आपको कैसे देनी है, चिट्ठी भेजनी है, इतना इतने तारीख के पहले चिट्ठी भेजनी है एग्रीमेंट की, जैसे भी जैसा भी मोड स्पेसिफाइड है उसी मोड में देना पड़ता है एग्रीमेंट, वरना नहीं माना जाएगा कि आपने एग्रीमेंट दिया है, मतलब आपने एक्सेप्टेंस दिया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर में एक्सेप्टेंस कैसे देना है ये स्पेसिफाइड है, मोड स्पेसिफाइड है, तो केवल उसी मोड में दिया हुआ एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा, बाकी किसी तरीके का एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया ऑफर और एक्सेप्टेंस। अभी देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल हैं। देखिए,
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे बढ़िया सेक्शन जो है वो है सेक्शन 10 आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट is valid if it is made with the free consent, एक चीज ये अंडरलाइन करिए, ऑफ पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज ये अंडरलाइन करिए, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड इफ इट इज मेड विद द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड नॉट स्पेसिफिकली barred from contracting। ठीक है, देखिए हर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मतलब सही है, इफ इट इज मेड विद द फ्री कंसेंट। पहली रिक्वायरमेंट क्या आ गई, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या आ गई, कंपीटेंसी ऑफ पार्टीज। ठीक है, फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। तीसरी क्या आ गई, लॉफुल कंसिडरेशन। चौथी लॉफुल ऑब्जेक्ट, और पांचवी नॉट स्पेसिफिकली बार्ड। अगर आपने फ्री कंसेंट दी है, अगर आप कंपीटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर आपका कंसिडरेशन लॉफुल है, अगर आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल है, अगर आपको स्पेसिफिकली किसी लॉ में बार नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट बनाने से, तब आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए अगर करना हो तो। ठीक है, देखिए ये तो सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं ये पांचों। एक एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी जरूरी है, इंटेंशन। इंटेंशन टू क्रिएट, ये छठी है, मान लीजिए सिक्स्थ है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, या ऑब्लिगेशन की जगह अगर रिलेशनशिप भी लिखना चाहें तो वो भी ठीक है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जो है, जो सेक्शन 10 में नहीं दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, वैलिड मतलब सही कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, वो है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके लिए मेरे पास केस है बाल्फूर वर्सेस बाल्फूर। देखिए ब्रिटिश इंडिया के टाइम का केस है, मियाँ और बीवी के बीच का केस है, हस्बैंड वर्सेस वाइफ केस है ये। ठीक है, क्या हुआ इसमें, हस्बैंड जो थे उनकी पोस्टिंग हो गई सीलोन। सीलोन पुराना नाम है श्रीलंका का, लेकिन तब सीलोन ही हुआ करता था। ठीक है, हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई सीलोन श्रीलंका। अब वाइफ नहीं चाहती थी कि वो जाएं। हस्बैंड ने कहा कि मुझे जाने दो, मैं वहां से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भेजा करूंगा, मान लेते हैं कुछ मतलब 150 रुपए, उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ठीक है, इतना नहीं था, मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, हस्बैंड ने कहा कि मुझे जाने दो, मैं वहां से तुम्हें 150 भेजूंगा। अब हस्बैंड को जाने दिया वाइफ ने। हस्बैंड ने वहां से पैसा भेजना थोड़े टाइम के बाद बंद कर दिया। अब वाइफ चली गई कोर्ट। उन्होंने कहा कि
हमारे बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने उनको जाने इसलिए दिया, कंसिडरेशन है वो मेरी तरफ से, कि वो मुझे वहां से 150 रुपये भेजेंगे, जो कि मेरे लिए कंसिडरेशन है। कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच की बात है, ये एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात है, ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात है ये, इसमें लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन नहीं दिखता। ये तो घर में अक्सर वादे करते रहते हैं लोग, आपके पापा ने कई वादे किए होंगे आपसे कि इतने नंबर ले आओ तो आईफोन दिला रहे हैं। अब नहीं दिलाएंगे तो आप अपने पापा पे केस थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप अगर है तो इंटेंशन, और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब कोई इनकी इंटेंशन, इनसे लग नहीं रहा है, कोई वर्ड से या कैरेक्टर से लग नहीं रहा था कि कोई इंटेंशन थी जब ये बात कही गई थी कि हम लीगल रिलेशनशिप बनाएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि ये एसेंशियल है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, जो कि इस केस में मिसिंग था। और मिसिंग था क्योंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, डोमेस्टिक वादा है, डोमेस्टिक प्रॉमिस है। इसीलिए बालफूर वर्सेस बालफूर ने में कोर्ट ने वाइफ की बात नहीं मानी, ठीक है, वाइफ की बात नहीं मानी। ओके, अगला बाकी वाली क्लास में।